हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि संडे है आज, बट संडे को छुट्टी नहीं होगी और एग्ज़ाम भी आपको पता है कि जनवरी में अभी हमारे पास बहुत एनफ टाइम है। तो हम लोग पूरा जो है आपको पता ही है कि 6 डेज जो है हम लोग पूरा थ्योरी करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड हर संडे को प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा मतलब जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए, सीटेट को क्लियर करने के लिए केवल 2 ही चीज़ें आपको करनी है। एक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी, और दूसरा सीटेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, किसी भी कोचिंग के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में और सीटेट के क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपने दूसरा कोई भी उटपटांग सी चीज़ें क्वेश्चंस कर लिया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने नहीं किया है तो बुरा मत मानना, बट ये कड़वा है कि नहीं होता है रिजल्ट। रियलिटी यही है, बहुत सारे लोग भागते रह जाते हैं। ठीक है, ये कंटेंट कर लेते हैं, उस कोचिंग का पढ़ लेते हैं। आप बस एक कोचिंग से पढ़ो, आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, आपको मेरे पास से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भलाई जिसमें है मुझे पता है ना कि किस तरीके से पास होगा। तो वो चीज़ करनी है, एक टीचर को फॉलो करो, एक कॉन्टेंट, एक मटीरियल, ज़्यादा नहीं। वैसे भी बहुत सारा मटेरियल कोई पढ़ भी नहीं पाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है हमारा ये क्वेश्चन आंसर है और हम देखते हैं कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। वैसे तो टारगेट तो यही रहेगा कि पूरे 60 क्वेश्चन कराए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि 40 आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आता है और 20 आपकी पेडागोजी से आती है। और आपको अपना आंसर जो भी आपको लगता है कि इसमें डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे कॉमेंट्स में पढ़ती हूँ। साथ में आज मुझे ऑनेस्टी के साथ सभी के मार्क्स जानने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप मुझे काउंट करके बताओ कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हो गया है, किस टॉपिक में आपको अभी भी जो है नहीं समझ में आ रहा है, और आपको क्या जो है मटेरियल चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताना। सब कुछ मैं आपकी जो भी डिमांड्स होगी उसको पूरी करने की कोशिश करूंगी। बस आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो लोग पैसे की वजह से जिनका सीटेट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग की फीस ही इतनी ज़्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई है मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ। अब देखो, प्लेलिस्ट में से अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वैसे भी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ बंधा हुआ नहीं है कि आपका हिस्ट्री से 10 आएगा। आपको सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों बराबर ही पढ़नी है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा आता है, कभी ज्योग्राफी से, कभी पॉलिटी से। सब कुछ आपको पढ़ना है। और टेलीग्राम पे फाइल वाले सेक्शन में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी की, जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, हाईलाइट किया हुआ है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर ही दिया होगा। देखिए, आज का जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो है दिसंबर 2019 में पूछा गया था, और दिसंबर 2019 में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि ये पुराने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आएगा, पुराने भी आपको करने हैं। वहीं से कई बार 10 से 15 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो दिसंबर 2019 में ऑफलाइन पेपर होता था, वही वाला है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका ऐसे ही सेम इस बार भी आएगा। 31 से आपका स्टार्ट हो जाएगा सोशल साइंस। ठीक है, और पार्ट 3 में आएगा। तो देखिए, इंग्लिश इधर दिया हुआ है, इधर हिंदी है, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। निम्न में से कौन सा जो है भ्रंशोत पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन्स। तो कुछ चीज़ें तो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी ही करनी है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, कॉपी में नोट करो, रिविजन करो। तो भ्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं? तो वो है हमारा वासजेसस पर्वत। ठीक है, वॉसजेजस पर्वत को हम क्या कहते हैं? भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ऑप्शन नंबर 4। दूसरा देखिए 32 वाला, पृथ्वी से हमें चंद्र, और ये हमने सब पढ़ा हुआ है। ज्योग्राफी जिसने क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो आराम से कर लेगा। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, और ये हमने पढ़ा भी हुआ है, एकदम बात सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ये भी बात सही है। तो दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है। इसका हो जाएगा पहला। और आपको पता होगा हमने कायांत्री सेल, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा था, तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो जो कायांत्रित सेल है, इसके बारे में ABC दिया गया है। आपको पढ़ के देखना कि क्या ये बातें सही लिखी हुई हैं। तो चलो हम लोग पढ़ के देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। यस, और यकीन मानिए, जो लोग भी अगर सच में डेली क्लासेस देखे हैं, ईमानदारी से बताना कि ये हमने पढ़ा है या नहीं ज्योग्राफी एनसीईआरटी में। और अभी तो मैं शॉर्ट में कंटेंट लेकर आने वाली हूँ, शॉर्ट नोट्स टाइप का, डेली उसको करेंगे यहीं पर, तो आपको खुद समझ में आएगा।
ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, और कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर, मैंने आपको पूरा फोटो भी दिखाया था कि द्रवित मैग्मा बनाते हैं, बात सही है। और मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का, मतलब संगमरमर जो है एक कायांतरित सेल का एग्जाम्पल है, ये भी हमने देखा था। मतलब संगमरमर एक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक ही तो है। तीनों बातें सही हैं, तो जाएंगे हम तीसरे के साथ। जो भी आपको लगता है कि ये आपसे गलत हो रहा है तो आप इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करें, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। 34 देखिए, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं, मैंने आपको बताया था, और वो है हमारा मीजोस्फीयर, जिसे हम हिंदी में मध्यमंडल कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे मौसम से रिलेटेड घटनाएं नहीं होती हैं, एरोप्लेन वगैरह यहाँ पे चलता है। ओजोन लेयर भी हमारा इसी में है। साथ में जो ट्रोपोस्फीयर मैंने आपको बताया था, क्षोभ मंडल, वो सबसे पहला हमारा जो है लेयर होता है वायुमंडल का, ठीक है, क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। 35 देखिए, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ये भी हमने पढ़ा था कि जो ऋतु प्रवास है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, आप मुझे बताओ इसका क्या होगा आंसर। ऋतु प्रवास का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, या फिर घरों के आसपास बसावट से, या फिर एक छोटे घर पौधे की रहने का कृत्रिम हादसा से, या फिर ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। देखो नाम से तो आपको लगेगा ना कि इसमें तो कुछ मौसम से रिलेटेड होना चाहिए, बट नहीं, ऋतु प्रवास जो है, जिसे हम अगर आप इंग्लिश वाला देखें तो आप आराम से समझ जाएंगे। कभी कभी इंग्लिश वाला बहुत हेल्प करता है। ये देखो, ट्रांस ह्यूमेंस, ह्यूमन, आपको इसमें ह्यूमन दिख रहा होगा, इसका मतलब ये लोगों से संबंधित है, समझ गए। तो बस ये लोगों के आवागमन से संबंधित है, मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल। चलिए 36 देखिए, 36 में आपको बताना है कि जो पवन के बारे में पढ़ा था हमने कि स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी दिया गया है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार, जी हाँ, ये निश्चित दिशा में चलती हैं, स्थायी पवनें, और ये पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। दोनों ही बातें सही हैं, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए, इसको मैंने एक एग्जाम्पल से, गाने से रिलेट करके बताया था आपको, 37 वाला, कि जो ब्राज़ील के कंपोस हैं और वेनेजुएला के लानोस, ये किसके उदाहरण हैं, बताओ। शीतोष्ण के हैं, टुंड्रा के हैं, उष्ण के हैं, या भूमध्य के हैं, बताइए। ब्राज़ील के कंपोस ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो ये हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, शीतोष्ण का नहीं है, ना ही टुंड्रा का, ना ही भूमध्य सागरीय का, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 38 देखिए, इसमें है कि जलवायु के संबंध में, मतलब कि क्लाइमेट के बारे में ए और बी कथन दिया है और आपको बताना है। तो ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी से आ रहे हैं, पहले भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, बट थोड़े लेंदी नहीं थे, शॉर्ट में आते थे। तो आप मुझे क्लाइमेट के बारे में बताओ, हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, इसमें से क्या सही होगा। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, क्या इसको क्लाइमेट बोलते हैं, आप मुझे बताओ। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, इसने ये सिर्फ लगा के ना इसको गलत कर दिया, तो बी तो गलत ही है और ये भी गलत है। क्लाइमेट नहीं डिसाइड करता है आपका दिन और रात, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, ये क्लाइमेट नहीं डिसाइड करता है, ठीक है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, तो हम किसके साथ जाएंगे, 4 के साथ, दोनों गलत है, ठीक है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर आपको ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही था ना कि परंपरागत कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, और हमने नेचुरल गैस के भी बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से आपको रिलेट करना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो यह एक ए को पढ़ो कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बी है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है, मतलब दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस, जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, क्या ये बायोगैस है, प्राकृतिक गैस है, भूतापीय ऊर्जा का लक्षण है, या मोम का है, बताइए। ऑब्वियस ही बात है, ये नेचुरल गैस का है, ठीक है। ये एनर्जी तभी तो रिलीज होती है ना जब ये क्रूड ऑयल को हम सरफेस पे लेकर आते हैं, उसी को तो बोलते हैं प्राकृतिक गैस। साथ में ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हो गया हमारा नेचुरल गैस, बी, ओके। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन, कई बार पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ये तो आप सभी को पता होगा, ये ईवीएस में भी पूछा हुआ है पेपर 1 के, ठीक है।
41 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? याद रखिएगा, नॉट ट्रू पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो चलो पढ़ लेते हैं। तो सही नहीं है, जो गलत होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले तो देखेंगे कि खनिज के संदर्भ में पूछा है, तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, तो ये तो बात सही है और हमसे नहीं पूछा है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी बात सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी बात सही है। बट लिखा है सभी खनिज, मतलब ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक। जी नहीं, कुछ मेटालिक्स भी होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक्स। इसने तो सभी को ही एक ही बॉक्स में इकट्ठा कर दिया, तो ये गलत है और गलत वाला ही हमसे पूछा है, तो हमारा हो जाएगा 4 ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो इस पे फोकस जरूर करना। कई बार जो है जल्दीबाजी में हम सही पढ़ लेते हैं और नहीं को भूल जाते हैं, उस वजह से भी हमारे जो है मिस्टेक हो ही जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए प्रैक्टिस इतनी कर लो कि गलती से भी गलत ना हो। तो 4 हो गया। वैसे ही आपको 42 देखना है कि इसमें मिलान करो, तो चलो देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा घाटी है, वज्जी है, गारो पहाड़ियाँ हैं, गंगा घाटी है और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, और यहाँ पर भी दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको जरूरी नहीं है कि 5 है, आपको एक भी आ रहा है तुरंत एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो, सबको मिलाना जरूरी नहीं है, तो हम ऐसे ही करेंगे इसको। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो नर्मदा घाटी है हमने पढ़ा भी था, ये क्या था? 42 का बताइए। इसका हो जाएगा नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण। ठीक है, अगर आप नर्मदा वैली का देखें तो हंटिंग एंड गैदरिंग, ये जब अपने स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था इसको, तो ए का हमारा हो जाएगा दूसरा। तो चलो एलिमिनेट करते हैं, ये ए का पहला खत्म, ये ए का 5वां ये भी गया, ये भी गया। देखा, आपका राइट आंसर हो गया तीसरा, बस एक ऑप्शन से। इसी तरीके से आपको करना है, तो बस बाकी हो गया। और वज्जी आपको पता ही है, अर्ली रिपब्लिक को बोलते हैं। गारो पहाड़ियाँ जो है वो हमारा आरंभिक कृषि, एंड जो हाँ सी हो गया। और डी जो है गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, एंड सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, हो गया तीसरा। 43 देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी, भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में। ठीक है, तो बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो तिथि और काल था उसके वाद विवाद के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला लिखा है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, तो ये बात गलत है। दूसरा लिखा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। जी हाँ, ये बात सही है, तो ये गलत, बी सही है। तो हम जाएंगे किसके साथ? ए इज रॉन्ग बट बी इज राइट, तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, चलिए 44 देखिए। अब देखो, इतने लंबे चौड़े तो क्वेश्चन अभी भी पूछे ही जा रहे हैं। नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी की बात है, नए 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के बारे में, इंडियन आर्ट के बारे में क्या चीजें सही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला लिखा है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी, तो ये बात सही है। और राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी बात सही है। बट अगर आप देखें तो इस कला का इससे कोई संबंध नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, बात सही है, व्याख्या सही नहीं है। तो आप किसके साथ जाओगे? ये तो सही वाला है, हम जाएंगे दूसरे के साथ। ये देखिए, ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, दूसरा। 45 देखिए, 45 में लिखा है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? किया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। कांगड़ा, गिरनार का शैली, पादशाहनामा, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो प्राथमिक स्रोत किसे माना जा सकता है? तो ये है हमारा 4, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ठीक है, चलिए 46 देखिए, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, कहाँ पर? सरकारी संस्थान, निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। बताइए, ब्रिटिश काल से पहले की बात हो रही है, तो साल भर। थ्रू द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्क इन द फील्ड्स, साल भर, बट जो फसल की कटाई थी उसको छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे उसको छोड़कर बाकी साल भर पढ़ाया जाता था, तो तीसरा हो जाएगा। 47 देखिए,
ए और बी 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में दिया गया है 2 कथन, और आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला लिखा है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, खुद को, तो बात गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, ये बात सही है। तो ए गलत है, बी सही है, तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, 48 का देखिए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। BCE स्टैंड्स फॉर, बताइए, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर जो है सीजर एरा, या फिर कंटेम्पररी एरा। बताइए, 48 बहुत आसान है एंड आपके तो आंसर भी आ गए होंगे, बिफोर कॉमन एरा, दूसरा। ठीक है, कई बार हिंदी को छोड़ के आपको इंग्लिश वाला देखना चाहिए, जल्दी आंसर मिलता है। 49 देखिए, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, हमें कैसे पता चला, बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है और एक ही वर्ड आपको पकड़ना है और वो है महाराष्ट्र का पाटनी। बस इतना ही पकड़ लोगे ना वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि समय बचाना पड़ता है, इतना समय नहीं रहेगा कि डिटेल में पढ़ने जाओ, अगर आपका स्टार्टिंग में समय कुछ खराब हुआ है तो। ठीक है, तो वैसे तो दूसरा आंसर है, बट मैं आपको इसका बताना चाहूँगी कि जो पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, ये हमें कैसे पता चला। महाराष्ट्र का पाटनी पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के ना अंडों के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पे मिला है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ मिले हैं, महाराष्ट्र के पाटने में। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा राइट। चलो 50 क्वेश्चन देखो, आप खुद देखिए, एकदम से टॉपिक वाइज जो है इसमें क्वेश्चंस डाले जाते हैं, मतलब एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये कैसे एंड हुआ था हड़प्पा सभ्यता। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो जी हाँ, ये बात तो सही है। उसके बाद से जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी बात सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, नहीं, ये बात गलत है। संभवतः नदियां सूख गई थी, जी, ABD, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, तो याद रखना कि हाउ डिड द हड़प्पा सिविलाइजेशन कम टू एन एंड, सबसे, ठीक है, तो A, B एंड D, C नहीं, तो 50 का दूसरा। 51 देखिए, अंडर द महायान बुद्धिज्म, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, अब जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था ना, तभी मैंने आपको बताया था, बौद्ध पढ़ा था, जैन धर्म पढ़ा था, कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो, इसमें क्या होता था कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ ही संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, ये बात गलत है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, जी, बुद्ध की जो है ना स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वर मेड, जो बुद्ध हैं उनकी प्रतिमाएं को बनाया जाने लगा था। महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्टों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, गलत है। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, यह भी गलत है। हमसे पूछा इसमें क्या होता था इसके अंतर्गत, तो सिंपल सी बात है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, तो दूसरा होगा। जो भी आपको क्वेश्चन लगता है कि आपको नहीं पता है इसका आंसर, आप डाउट में हैं, आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें। ठीक है, 52 खिलजी और तुगलक, इसके बारे में पढ़ लिया गया है। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में बताइए, व्हाट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, जिसे समेकन बोलते हैं, क्या सही है। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, गलत है। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, ये भी बात गलत है। हमसे पूछा है ना, सही चीज बतानी है आपको। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये बात सही है। तीसरा, एंड बाकी तो नीचे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे सही वाला पूछा है, ये भी गलत ही लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए, नहीं। तो आपसे सही पूछा गया है, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 53 देखिए, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना, गलत वाला पूछा है। तो समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ये बात तो सही है। हमसे गलत पूछा है, अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, तो गलत कहाँ रखा है, तभी तो हमको जनजातियों के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं पता चल पाती है। लिखित दस्तावेज नहीं है, तो ये लिखा ना अधिकांश लोगों ने रखा है, तो ये इसी वजह से ये गलत हो गया। बाकी सही है कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है एंड जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है, ये भी बात सही है। तो गलत क्या है कि ये दूसरा, 53 का दूसरा। ठीक है,
अब देखिए 54, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था, मतलब किस तरीके से कॉन्सोलिडेट किया था, ये आपको बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जिसने भी बीपीएससी की तैयारी की होगी वो आराम से जानता है, क्योंकि 1857 उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजों ने किस प्रकार से नियंत्रण किया, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, सारे अधिकार सारे राइट्स ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में इसलिए सौंपा ताकि वो भारतीय मामलों को ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालें। बस यही रीज़न है, और कुछ है ही नहीं इसमें से। याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है। तो 54 का पहला इज राइट। 55, निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? नहीं वाला बताना है। तो आपको पता ही है, हमने अभी इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव चूजन थ्रू इलेक्शन। इसमें लिखा है कि मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव होता है, प्रतिनिधि का चुनाव मतदान के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये बात इसमें गलत लिखी है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, बात सही है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। जनता को मतदान का अधिकार है, ये भी बात सही है। तो बेसिकली इसका राइट नहीं वाला बताना था, गलत। तो ये है पहला। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, लद्दाख। ये तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। हम लद्दाख को ही तो बोलते हैं लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत, पहला। 57 है कि भारत में अपील प्रणाली या फिर पौनवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? व्हाट इज द एपिलिएट सिस्टम इन इंडिया? एपिलिएट सिस्टम इन इंडिया हम किसे कहते हैं? 57 का बताओ। देखो, प्रोविजन फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। मतलब अपील करना है ना, कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ जब कई बार लोअर कोर्ट में कुछ ऐसे डिसीजन आ जाते हैं जो कि आपको लगता है सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ क्या करते हैं? उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। इसी को बोलते हैं अपीलिएट सिस्टम। सिंपल सी बात है, कहीं पर भी अपीलिएट सिस्टम पूछे तो वही सिंपल सा मतलब है कि लोअर कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में नहीं है, आपको लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। तो 4 आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक्स में कंजूसी मत क्या करो आप लोग। 57 हो गया। 58 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो? 58 का बताओ कौन सा सही होगा। याद रखना, सही नहीं वाला बताना है, कौन सा नहीं है। यही ऐसे एग्जाम में भी गलत होगा। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ये बात सही है। और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, ये भी बात सही है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, ये भी बात सही है। बट इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, ये बात गलत है। ठीक है, तो 58 का 4, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। 59 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? बताइए, अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, हमसे सही पूछा है, गलत है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार पूछता है कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रेखाएं गुजरती हैं, मतलब तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। तो वो है सिंगल अफ्रीका महाद्वीप। केवल यही बात सही है, बाकी सब गलत है। और ये प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा 60वां क्वेश्चन। और इसके बाकी के जो क्वेश्चन बाकी बचे रहेंगे वो हम नेक्स्ट शिफ्ट में करेंगे। तो फिलहाल मुझे बता दो कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हैं, कितने टॉपिक्स आपने तैयार किए हुए हैं, बाकी ताकि मैं आपके कमेंट्स को रीड करके समझ पाऊँ कि आगे की प्लानिंग आपके लिए किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों बारिश होती है? क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। जो विंड है वो मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। इसी वजह से शरद ऋतु में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। ठीक है, वो भी शरद ऋतु में। तो ये हो गया हमारा पहला 60 का। बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। एंड आई थिंक मैंने 30 क्वेश्चन आपको करा दिया है, तो 30 में से बताओ आपके कितने सही हुए हैं। जो भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।